हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक क्विज। मेरा नाम नूपुर है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के टॉप 20 एमसीक्यूज़। ये हमारा सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 को अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 20 ऐसे क्वेश्चन जो कई एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, और नर्सिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं ये बीएमएलटी हो गया। इन सब जो लेबोरेटरी के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा, वो क्या कह रहा है, जो फंजाई एज पैथोजेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फंजाई एज अ पैथोजन, जो एनिमल्स और प्लांट्स में फंजाई एज अ पैथोजन जो वर्क करता है वो किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, किसने सबसे बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ऑप्शन नंबर ए है स्नो। स्नो का फुल नेम है जॉन स्नो। ऑप्शन नंबर बी है जॉन नेडम। ऑप्शन नंबर सी है बासी, इनका फुल नेम है ऑगस्टिनो बासी। एंड ऑप्शन नंबर डी है वॉक्समैन, तो इनका फुल नेम है सैलमन वॉक्समैन। तो अगर हम थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं, और भी साइंटिस्ट के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना पूछे, इन्हीं में से ऑप्शन यही हो और इनका क्वेश्चन अलग हो, इनका कंट्रीब्यूशन अलग हो, उसके बेसिस पे पूछ ले। तो हम पहले बात करते हैं जॉन स्नो के बारे में। तो जॉन स्नो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी माइक्रोबायोलॉजी में। तो जॉन स्नो का बहुत ही वेल नोन कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें हम सुनते हैं कॉलरा पेंडेमिक आया था, आउटब्रेक हुआ था, लंदन में हुआ था। सबसे पहले लंदन में आउटब्रेक हुआ था कॉलरा का, और जिस जगह पे हुआ था वो बहुत ही नियर बाय था जॉन स्नो के घर के पास। तो इन्होंने उसका बहुत ही डीपली स्टडी किया। इन्होंने इन्होंने जो पहला आउटब्रेक हुआ था कॉलरा का, उसी टाइम पे इन्होंने अपनी स्टडी के दौरान कुछ चीज़ें बताई थी, बट उस टाइम पे लोगों ने इनको माना नहीं, उसको डिस्प्रूव कर दिया। तो इन्होंने भी अपने वर्क को करना नहीं छोड़ा। इन्होंने जब दोबारा से जब आउटब्रेक आया लंदन में और सबसे ज़्यादा आया, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो कम कम से कम मान सकते हैं 14 से 15 हज़ार लोग मारे गए थे एक दिन में। तो जो आउटब्रेक हुआ था उन्होंने डीपली स्टडी की। उन्होंने पूरा मैप बना के पूरा उस बेसिस पे पूरा स्टडी किया, और तब इन्होंने बताया कि उस टाइम पे लोगों का मानना था जो जो कॉलरा हो रहा है वो एक मियास्मा की वजह से हो रहा है। मियास्मा क्या होता है? मियास्मा उस टाइम पे लोग, मियास्मा थ्योरी थी, जैसे अभी हम जर्म थ्योरी पढ़ते हैं वैसे उस टाइम पे मियास्मा थ्योरी थी। इसमें लोगों का मानना था कि जो भी बीमारी हो रही है, जो भी डिजीज़ कॉज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? एयर की वजह से, आसपास के इन्वायरमेंट की आबो हवा की वजह से हो रही है। तो जॉन स्नो ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मियास्मा की वजह से नहीं हो रहा है, ये किसका रीज़न कोई और है, क्योंकि ये हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। जो कॉलरा है वो इफ़ेक्ट करता था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। तो इन्होंने इसको मना किया कि ये मियास्मा की वजह से नहीं हो रहा है, इसका कोई और रीज़न है। तो इन्होंने फिर डीपली स्टडी की, और तब इन्होंने बताया कि अपनी स्टडी के दौरान इन्होंने पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है, किसी खाने पीने की वजह से हो रहा है। तो उस टाइम पे पानी की वजह से ये जो डिज़ीज़ है वो फैल रही थी। तो इन्होंने बताया कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर की वजह से ये कॉज हो रही है। बट लोगों ने नहीं माना। बट उसके बाद फिर से जब आउटब्रेक आया तो धीरे धीरे लोगों ने उस जो भी इन्होंने सुझाव दिए तो लोगों ने उसका फॉलो करना शुरू किया। तो उससे लोगों ने जो डिज़ीज़ थी उससे लोग उभरने लगे। बाद में इनको माना जाने लगा, लेकिन तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी। तो जो कंट्रीब्यूशन रहा जॉन स्नो का हमने देख लिया, कॉलरा पे रहा। फिर ऑप्शन नंबर बी है जॉन निडम। जॉन निडम का जो है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपना स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में। इन्होंने अपनी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होते हैं नॉन लिविंग मैटर से एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल में ये डेवलप होते हैं। तो अब हम अगर बात करें बासी और वॉक्समैन की, तो जो सैलमन वॉक्समैन है, सैलमन वॉक्समैन को जाना जाता है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवरी की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो हम नॉर्मली सुनते रहते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, और नियामाइसिन की इन्होंने डिस्कवरी की थी। और भी बहुत सारे थे नोन एंटीबायोटिक हैं जिनकी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर हम बात करते हैं अगस्टिनो बासी। तो अगस्टिनो बासी जो थे, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने सिल्क वॉर्म डिजीज़ पे अपना रिसर्च किया है। इन्होंने बताया कि जो सिल्क वॉर्म डिजीज़ है वो कॉज हो रही है बहुत ही लिविंग और स्मॉल पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की वजह से। इन्होंने उसे क्या बताया? फंगस बताया। इन्होंने बताया कि वो फंगस है। तो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था
फंजाई एज अ पैथोजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स को इन्होंने ही बताया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, अगस्तु ने वासी हो गया राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, हु डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरियल एंडोस्पोर। किसने डिस्कवर किया था हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरियल एंडोस्पोर की एग्जिस्टेंस को। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एमजे बर्कली हो गए, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेडिनेंड कोहने हो गए, ऑप्शन नंबर सी जॉन टिंडल एंड ऑप्शन नंबर डी हेनरिच डी बैरे। तो हम बात करते हैं एमजे बर्कली की सबसे पहले। तो एमजे बर्कली का जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, किस वजह से जाना जाता है इनको जाना जाता है, इन्होंने बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम में इन्होंने लिटरेचर लिखे, केवल और केवल किसके ऊपर, फंजाई के ऊपर। फंजाई के ऊपर इन्होंने अपनी स्टडी की है, पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है फंजाई के ऊपर, और इन्होंने उसके फंजाई के क्लासिफिकेशन में वर्क किया है। तो और इन्होंने ही प्रूव किया था जो ग्रेट पोटैटो ब्लाइट जो आयरलैंड में हुआ था, तो इन्होंने ही बताया था ये किसी वाटरी मोल्ड की वजह से हो रहा है, जो कि एक टाइप का फंगस है। फिर अगर हम बात करें फ्रेडिनेंड कोहने, जॉन टिंडल है, तो हेनरिच डी बैरे जो है इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, हेनरिच डी बैरे। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इन्हें। ये फाउंडर हैं मॉडर्न माइकोलॉजी के, और इन्होंने अपनी पूरी स्टडी लाइफ हिस्ट्री जो लगा दी है वो फंजाई के ऊपर ही लगा दी। फिर आते हैं जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने एक चैम्बर बनाया था, और उस चैम्बर का नाम दिया था टिंडल चैम्बर, और इन्होंने वहाँ उसकी हेल्प से इन्होंने प्रूव किया था कि जो भी जर्म्स है वो डस्ट में भी पाए जाते हैं। फिर आते हैं फ्रेडिनेंड कौन है। तो फ्रेडिनेंड कौन जो है इन्होंने प्रमोट किया था टैक्सोनॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया को, और तभी इन्होंने डिस्कवर किया था एग्जिस्टेंस ऑफ हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरियल एंडोस्पोर को। तो हमारे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, फ्रेडिनेंड कौन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट टू डिवाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्रिफिथ, ऑप्शन नंबर बी है बेडल एंड टाटम, ऑप्शन नंबर सी है चैटन एंड ऑप्शन नंबर डी है वॉक्समैन। तो वॉक्समैन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने एंटीबायोटिक दिए थे स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियामाइसिन। फिर हम आगे पढ़ते हैं ग्रिफिथ के बारे में। तो ग्रिफिथ का फुल नेम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया के ऊपर, और इन्होंने ही सबसे पहले रिवील किया था ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या था, ये था कि इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो एक्ट करता है एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर अगर हम बात करें बीडले एंड टैटम की, बीडले एंड टैटम जो है इन्होंने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर ऑप्शन नंबर सी है चैटन। तो चैटन थे जिन्होंने प्रपोज किया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को, और इन्होंने ही डिवाइड किया था टू मेजर ग्रुप में और लिविंग ऑर्गेनिज्म को। वो थे कौन से ग्रुप थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो थे वो ग्रुप थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हु प्रपोज्ड द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने प्रपोज किया था। ये बहुत ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम क्या दिए हुए हैं, कॉर्नबर्ग एंड ओकोआ हो गया, ऑप्शन नंबर बी है मेसेल्सन एंड स्टाही हो गया, एंड ऑप्शन नंबर सी है टॉड, एंड ऑप्शन नंबर डी है क्रिक। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन से हो सकते हैं, आप लोग अपने मन में सोचिए कौन से हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस करते हैं और साइंटिस्टों के बारे में, जैसे कि कॉर्नबर्ग एंड ओकोआ। तो कॉर्नबर्ग एंड ओकोआ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी माइक्रोबायोलॉजी में। तो कॉर्नबर्ग एंड ओकोआ ने एक एंजाइम को डिस्कवर किया था। कॉर्नबर्ग के साथ और भी उनके कलीग्स थे जिन्होंने एक एंजाइम इंट्रोड्यूस किया था। कॉर्नबर्ग ने एक्सट्रैक्ट किया था पोटैटो से एक एंजाइम को जिसका नाम था न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेटेज, जो कि क्या था, वो सिंथेसिस करता था निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम की सिंथेसिस के लिए था।
वो एक एंजाइम था और इसको बाद में ही इसको इन्होंने इन्होंने और इनके कलीग्स ने प्योरीफाई करके डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया। फिर ओकोआ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ओकोआ जो है इनका रिसर्च जो हुआ है वो हाई एनर्जी फॉस्फेटेज पे रहा है और इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो कॉर्नबर्ग के साथ मिलके इन्होंने भी स्टडी की थी उसमें, और इन्होंने भी एक एंजाइम को डिस्कवर किया था जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा है कॉर्नबर्ग एंड ओकोआ का हमारी माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। उसके बाद हम अगर बात करें तो मेसेल्सन स्टाही की, मेसेल्सन स्टाही ने डेमोन्स्ट्रेट किया था एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी दी थी डीएनए रेप्लिकेशन की, सेमी कंजर्वेटिव आप लोग पढ़ते होगे, नॉर्मली पढ़ते होगे। तो इन्होंने बताया था कि जो सेमी कंजर्वेटिव जो बताया था, तो इसमें इन्होंने बोला कि जो ईच स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, वो डीएनए मॉलिक्यूल के, वो सर्व करते हैं एक टेम्पलेट की तरह, वो वर्क करते हैं, वो टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए ये एक टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं या सर्व करते हैं। फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी, टॉड पे। तो टॉड का क्या कंट्रीब्यूशन है, टॉड का जो मेनली कंट्रीब्यूशन है वो कॉमर्शियली बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज पे रहा है या इंडस्ट्रियल बैक्टीरियोलॉजी पे रहा है। तो इन्होंने बताया कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो डेयरी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये चीज़ फर्मेंटेशन और प्रोबायोटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्रिक। तो क्रिक का फुल नेम है फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक ने ही सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, इसमें हमने पढ़ा होगा कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये एक प्रोसेस है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डीएनए मानते हैं, चलिए डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, अब डीएनए कैसे बना, तो डीएनए जो बनता है वो रेप्लिकेशन की हेल्प से बनता है, रेप्लिकेशन सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, करता है, तो डीएनए बनता है। अब डीएनए से आरएनए का बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको प्रोसेस बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इन्होंने बोला द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो एक्सप्लेन करता है कहाँ से कहाँ तक, डीएनए से आरएनए और आरएनए से एक फंक्शनल प्रोडक्ट जो बनता है प्रोटीन तक। तो ये सेंट्रल डॉगमा जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्रांसिस क्रिक ने। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जैकब एंड मोनोड गॉट नोबेल प्राइज इन 1965 फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जैकब एंड मोनोड जो थे उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1965 में, किस डिस्कवरी की वजह से इन्हें दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल डॉगमा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड, ऑप्शन नंबर सी है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सेंट्रल डॉगमा, और हमने अभी सेंट्रल डॉगमा अभी जस्ट पढ़ा, सेंट्रल डॉगमा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा गया। फिर हम पढ़ते हैं ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो जो ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड है वो मार्सेल नेरेनबर्ग एंड हेनरिच मथाई के द्वारा डिस्कवर किया गया था, हेनरिच मथाई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो अब ये तो किसी और ने किया और इसको भी किसी और ने किया, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो हमारा बनता नहीं है, जाहिर सी बात है, ऑल ऑफ दी अबव तो होगा नहीं। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, जैकब एंड मोनोड के द्वारा दिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इन्होंने जो ओपेरॉन मॉडल जो होता है, ओपेरॉन क्या होता है, ये क्लस्टर ऑफ जीन होता है, ये ओपेरॉन मॉडल होता है, और इसमें इन्होंने बताया था जो प्रोसेस होता है इन्होंने रेगुलेशन ऑफ जीन बताया था, जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन जो बनता है, इस प्रोसेस में कैसे रेगुलेशंस होती हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ओपेरॉन मॉडल के द्वारा। तो चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है एटीपी वॉज डिस्कवर्ड इन बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय। जो एटीपी है वो डिस्कवर किया गया था बायोकेमिकल रिएक्शन में, किसके द्वारा, एटीपी को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए क्रेब्स, ऑप्शन बी ग्रिफिथ, ऑप्शन सी लोमान एंड ऑप्शन नंबर डी क्रिक।
तो जैसा कि हम जानते हैं क्रेब्स, हेंस क्रेब इनका फुल नेम है। हेंस क्रेब ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने साइकिल इंट्रोड्यूस की थी जिसमें क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती थी जो कंबाइंड होके एक एंड प्रोडक्ट बनाती थी शुगर के ब्रेकडाउन के द्वारा। तो इन्होंने, इनका जो साइकिल का नाम था उसे हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करें ग्रिफिथ की, तो ग्रिफिथ का अभी हमने पढ़ा कि ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी दी थी। फिर हम बात करें क्रिक की, क्रिक का भी हमने अभी इससे पहले हमने पढ़ा है। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, लोहमान। तो लोहमान जो थे इन्होंने ही डिस्कवर किया था एटीपी को इन 1929 में एटीपी की डिस्कवरी इन्होंने की थी और इन्होंने बताया था कि जो एटीपी है एक कैरियर की तरह वर्क करता है, कैरियर ऑफ एनर्जी वर्क करता है। फंक्शन जो होता है कैरियर ऑफ एनर्जी का होता है सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी आ जाते हैं इसमें। तो लोहमन ने ही बताया था, एटीपी को डिस्कवर किया था बायोकेमिकल रिएक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो इसलिए मैं इतना बता रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट रिलीज्ड इन द मार्केट इन 1982। जो फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट रिलीज हुआ था 1982 में मार्केट में, वो कौन सा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन बी सोमेटोस्टैटिन, ऑप्शन सी सोमेटोट्रोपिन एंड ऑप्शन डी इज अरे इंटरफेरॉन की। तो इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन जो है वो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स का टाइप होता है जो कि क्या करता है, ये हेल्प करता है, इंटरफेरॉन को हेल्प करता है प्रिवेंट करने में किसी भी वायरस से। ये हमारा नेचुरल डिफेंस होता है जो कि सिक्रेट होता है, बनता है हमारे सेल्स के द्वारा इम्यून सिस्टम में। ये एक टाइप का साइटोकाइन भी होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। इंटरफेरॉन जो होता है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है वायरल प्रोलिफरेशन में। इसका अगर हम तोड़ के बात करें तो इसका मतलब हुआ इंटरफेयर इन वायरल प्रोलिफरेशन। वायरल प्रोलिफरेशन का मतलब है कि जो वायरस डुप्लीकेशन होने लगता है, वायरल अपनी ग्रोथ करने लगता है, तो उसको रोकता है इंटरफेरॉन। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है हमारे इम्यून सिस्टम का। फिर आगे हम बात करें सोमेटोट्रोपिन की। तो सोमेटोट्रोपिन क्या है, ये एक मैन मेड ग्रोथ हार्मोन है। अब क्या होता है कि लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती है, लोग जो लो ग्रोथ हार्मोन होता है, लेवल होता है, लो ग्रोथ हार्मोन लेवल होता है और ग्रो करने में फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम सोमेटोट्रोपिन नाम के ग्रोथ हार्मोन का यूज़ करते हैं जो कि एक मैन मेड है। इंटरफेरॉन जो है वो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है और सोमेटोट्रोपिन जो है वो मैन मेड है। अब हम अगर बात करें सोमेटोस्टैटिन, तो सोमेटोस्टैटिन और सोमेटोट्रोपिन एक दूसरे के पूरक हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या सोमेटोट्रोपिन का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाती है और सोमेटोस्टैटिन में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टू मैनी हार्मोन्स जो होते हैं वो बनने लगते हैं। तो उस जगह पे सोमेटोस्टैटिन का यूज़ करते हैं। ये भी एक ड्रग्स है, एक टाइप का ड्रग्स है। फिर हम बात करते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन क्या है, इसकी डिस्कवरी जो हुई थी 1921 में हुई थी और ये क्या है, ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में आ गया था 1982 में और ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में ब्लड शुगर लेवल को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, इंसुलिन। फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, पेट्री डिश फॉर द कल्चर ऑफ माइक्रोब्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो पेट्री डिश जो हम कल्चर ऑफ माइक्रोब्स के लिए यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले किसने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वॉल्थर हेसे, ऑप्शन बी है रिचार्ड पेट्रे एंड ऑप्शन सी है वाशरमैन एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। तो अगर हम बात करें वॉल्थर हेसे की, तो वॉल्थर हेसे के साथ इनकी वाइफ भी वर्क करती थी रॉबर्ट कोच की ही लेबोरेटरी में। अब हम आपको बता दें कि वॉल्थर हेसे और रिचर्ड पेट्री और रॉबर्ट कोच ये एक साथ काम करते थे लेबोरेटरी में। तो वॉल्थर हेसे के साथ इनकी वाइफ भी थी फैनी हेसे। तो फैनी हेसे को मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, ये आप लोग जान लीजिए। मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे फैनी हेसे का ही नाम आएगा, फैनी हेसे को बोला जाता है। तो इनका जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अगार को। अगार एज अ मीडियम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, माइक्रोब्स को ग्रो करा सकते थे।
तो उसके बाद अगर हम बात करें अगर रिचर्ड पेट्री, वॉशरमैन, रॉबर्ट कोच की, तो रॉबर्ट कोच का हम जानते ही हैं, रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। रॉबर्ट बहुत सारी डिस्कवरीज की इन्होंने एंथ्रेक्स डिसीज़ के ऊपर डिसीज साइकिल पे डिस्कवरी की, और इन्होंने ही बताया था कि जो बैक्टीरिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा के लिए। अभी आगे पढ़ा जॉन स्नो के बारे में, तो जॉन स्नो ने कॉलरा डिजीज़ पे किया था। तो उन्होंने उस टाइम पे ये तो इंट्रोड्यूस कर दिया था कि वाटर की वजह से हो रहा है, बट वाटर में किस वजह से हो रहा है ये इंट्रोड्यूस करने में वो सफल नहीं हो पाए थे। तो रॉबर्ट कोच आए जिन्होंने आगे चल के इन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो कॉलरा डिजीज़ जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे असर करता है। तो इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तीन तीन लोगों का हम नाम पढ़ते आ रहे हैं। एक तो लुइस पॉस्चर को भी कहीं कभी कभी हमने देखा है कि उनको भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भी बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की जो है वो तीन लोगों को दिया गया है। एक रॉबर्ट कोच हो गए जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, लुइस पॉस्चर और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि इन्हें बोलते हैं इन्हें बोलते हैं, सब इन तीनों में से किसी का भी आया तो आप इनको बोल सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। तो फिर हम बात करें रिचर्ड पेट्री की, तो जैसे कि मैंने बताया रॉबर्ट कोच, वॉल्टर हेसे और रिचर्ड पेट्री जो है वो एक साथ काम करते थे एक लैब में। उसके बाद फिर हम बात करें वॉशरमैन की, तो वॉशरमैन जो थे इन्होंने को जाना जाता है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिफिलिस पर अपना वर्क किया था, सिफिलिस डिसीज़ पर वर्क किया था, और इन्होंने यूनिवर्सल ब्लड सीरम बनाया था सिफिलिस के लिए, सीरम टेस्ट बनाया था सिफिलिस के लिए, और इन्होंने एक टेस्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था, जिसका नाम इन्होंने बोला था कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। और ये किस लिए हेल्प करता है, ये सिफिलिस के डायग्नोस करने के लिए हेल्प करता था। फिर हम बात करें रिचर्ड पेट्री की, तो रिचर्ड पेट्री ही थे जिन्होंने पेट्री डिस्क को इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे क्या था कि जब रॉबर्ट कोच वर्क करते थे लेबोरेटरी में, तो वो एक सिंपल सा ऐसे एक प्लेट ले लेते थे, उस पर करते थे। इससे क्या होता था, कॉन्टामिनेशन कॉज ज़्यादा हो जाते थे जिसकी वजह से बार बार डिस्कार्ड करना पड़ता था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ बनाएं, जैसे ये चीज़ तो है ही, इसके ऊपर हम एक ऐसी लिड भी बना दें जिससे कि कॉन्टामिनेशन से वो प्रिवेंट कर सके। तो इसी चीज़ को इन्होंने नाम दिया पेट्री डिस्क, अपने नाम पे इन्होंने नाम दिया पेट्री डिस्क। तो यहीं से पेट्री डिस्क की डिस्कवरी हुई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म म्यूटेशन वॉज क्वाइंड बाय, जो टर्म म्यूटेशन है वो किसके द्वारा बताया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं पॉस्चर, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है ह्यूगो डेविस, एंड ऑप्शन नंबर डी है लैमार्क। तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं डार्विन एंड लैमार्क के बारे में। डार्विनवाद हिंदी में अगर बात करें तो उसे डार्विनवाद बोलते हैं और लैमार्कवाद बोलते हैं। तो डार्विन जो और लैमार्क का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो इवोल्यूशन थ्योरी पे ज़्यादा रहा है। इन्होंने डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी अपनी, जिसका नाम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से भी हम जानते हैं, और द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है। उसके बाद जब डार्विन ने अपनी इवोल्यूशन थ्योरी दी, अब इवोल्यूशन थ्योरी इन्होंने क्या दी थी इसका हम डीपली जो डिस्कशन होगा वो आगे के लेक्चर्स में करेंगे। बट इतना जान लीजिए कि जो डार्विन थे इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी दी थी, और इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो जब डार्विन ने इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी दी तो उसमें कुछ अपवाद आए, कुछ लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, नहीं ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे फिर लैमार्क आए, लैमार्क ने फिर अपनी एक न्यू थ्योरी बनाई, और उसका नाम क्या, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वर इनहेरिटेबल। इन्होंने बताया जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इनहेरिटेबल्स होते हैं। तो इन्होंने भी उसी पे इवोल्यूशन पे बोला, दी अपनी थ्योरी दी। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो इवोल्यूशन थ्योरी पे रहा है। फिर हम बात करें पॉस्चर की, तो पॉस्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में बताया, इन्होंने माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के बारे में बताया, पॉस्चराइजेशन के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। फिर हम बात करें ह्यूगो डेविस की, तो ह्यूगो डेविस को फादर ऑफ म्यूटेशन भी बोला जाता है। फादर ऑफ म्यूटेशन, अब फादर ऑफ म्यूटेशन है तो इन्होंने ही टर्म को डिवाइड किया होगा, म्यूटेशन बताया होगा।
तो जो टर्म म्यूटेशन है वो किसके द्वारा बताया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ह्यूगो डेविस के द्वारा किया गया। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो होता है, जो मान लीजिए हमारा सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जीन्स होते हैं और डीएनए आरएनए होता है। तो इनमें से किसी में भी कुछ अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, वो चेंज वहाँ पे थोड़ा सा ही होता है, बट जब हम देखते हैं तो वो बहुत बड़ा चेंज निकल के आता है। तो ये जो चेंज होता है उसे ही म्यूटेशन कहते हैं, उसे ही म्यूटेशन बोलते हैं हम। तो जो टर्म म्यूटेशन है वो किसने दिया, ह्यूगो डेविस ने दिया। राइट आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हाइब्रिडोमा टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोहलर एंड माइलस्टीन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है डेहेरल एंड ऑप्शन डी है लैंड स्टेनर। तो अगर हम बात करें लैंड स्टेनर की, तो लैंड स्टेनर जो है इनको अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़ से। इन्होंने बताया था, डिस्क्रिप्शन दिया था ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। इन्होंने ब्लड ग्रुप का को इंट्रोड्यूस किया था, डिस्क्राइब किया था। जो हम आज पढ़ते हैं ए ग्रुप, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, तो ये इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था लैंड स्टेनर के द्वारा। फिर हम बात करें डिहेरल की, तो डिहेरल एंड ट्वार्ट जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बैक्टीरियोफेज, इन्होंने बताया। रॉबर्ट कोच हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर बचते हैं हमारे कोहलर एंड माइलस्टीन। तो कोहलर एंड माइलस्टीन थे जिन्होंने हाइब्रिडोमा टेक्निक के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था। और जो हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होती है, हाइब्रिडोमा टेक्निक में क्या होता है कि इसमें ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ को। तो ये जो है हाइब्रिडोमा टेक्निक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, कोहलर एंड माइलस्टीन ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एंटीसेप्टिक मेथड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। जो एंटीसेप्टिक मेथड है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन बी है इवानोवस्की, ऑप्शन सी बेंजेनिक एंड ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो अगर हम बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी। इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी। फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। फिर बेंजेनिक की अगर बात करें तो इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी बोलते हैं। अब इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, रिकॉग्नाइज किया था वायरस को और उसकी रिप्रोड्यूसिंग एंटाइटीज़ पे। इन्होंने बताया कि एक कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट है फ्रॉम अदर लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड वो भी ऑर्गेनिज्म थे आर्किया, इन सब से अलग है। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी बोला जाता है। फिर आते हैं इवानोवस्की। तो इवानोवस्की जो है इन्होंने डिस्कवर किया था एक वायरस को जो टोबैको लीव्स में होता था, डिजीज़ कॉज करता था। टोबैको लीव में क्या होता था कि टोबैको लीव्स का जो है वो डिस्कलरेशन आ जाता था उसमें। और ये जो डिस्कलरेशन आता था, ये इन्होंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने जब डीपली स्टडी की तो उन्हें पता चला कि ये इसका होने का रीज़न जो है वो एक वायरस है। इस वजह से इन्हें उसके नाम पे टोबैको मोजैक वायरस नाम दे दिया। फिर आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिस्टर। तो लॉर्ड लिस्टर का फुल नेम है जोसेफ लॉर्ड लिस्टर। तो जोसेफ लॉर्ड लिस्टर ही थे जिन्होंने एंटीसेप्सिस मेथड का यूज़ किया था। एक केमिकल को यूज़ करके इन्होंने बोला था और एक एंटीसेप्टिक मेथड बनाया था, जिसमें कि क्या होता था, जो जर्म्स होते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे और वो इन्फेक्शन जो है वो नहीं कॉज कर पाते थे। तो ये जो एंटीसेप्टिक मेथड जो आया वो किसके द्वारा आया? जोसेफ लॉर्ड लिस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लीडरबर्ग एंड टैटम 1946 डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ। लीडरबर्ग एंड टैटम ने कौन सा फिनोमिना डिस्क्राइब किया था? तो इसमें ऑप्शन है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का जैसे कि अभी हमने पढ़ा, म्यूटेशन जो टर्म है वो दिया गया है ह्यूगो डेविस के द्वारा। फिर हम अगर बात करें ट्रांसडक्शन की, ट्रांसडक्शन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फॉरेन डीएनए जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है किसी सेल के अंदर, किसके द्वारा? वायरस और वायरल वेक्टर के द्वारा। इसमें वायरल वेक्टर जो वेक्टर के रूप में जो यूज़ करते हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस को यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंसर्शन होता है न्यू जेनेटिक मटेरियल का बैक्टीरियल सेल में। अब ये ट्रांसडक्शन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? नॉर्टन, जिंडर एंड लीडरबर्ग के द्वारा किया गया था 1952 में। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1928 में। और कॉन्जुगेशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था लीडरबर्ग एंड टैटम के द्वारा 1946 में। और ये प्रोसेस क्या जो है वो क्या है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो एक्सचेंज करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को थ्रू यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए और मीडिएट होता है फर्टिलिटी फैक्टर के द्वारा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन प्रोसेस ही, फिनोमिना ही इन्होंने दिया था, डिस्क्राइब किया था 1946 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो यहाँ ऑप्शन है ए एडवर्ड जेनर, एफ.डब्ल्यू. टॉड, सी है बेंजेनिक एंड इवानोवस्की। जैसा कि हमने आगे पढ़ लिया, बेंजेनिक फादर ऑफ वायरोलॉजी, इवानोवस्की टोबैको मोजैक वायरस, एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो एफ.डब्ल्यू. टॉड एंड इनके साथ एक और साइंटिस्ट है डी हैरल। तो इन्होंने ही बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने ही बताया था कि जो बैक्टीरिया में वायरल इन्फेक्शन कॉज होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एफ.डब्ल्यू. टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रिफिथ ने 1928 में रिपोर्ट किया था फिनोमिना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, वो किसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, कौन सा बैक्टीरिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एच इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी बैसिलस स्पीसीज, ऑप्शन सी न्यूमोकोकाई एंड ऑप्शन डी है ई कोलाई। तो इन्होंने न्यूमोकोकाई पे इन्होंने किया था रिसर्च और तब इन्होंने फिनोमिना जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया था न्यूमोकोकाई पे करके दिया था। तो राइट आंसर है हमारा सी, न्यूमोकोकाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लिन मार्गुलिस, कैरीमुलिस, हैकेल एंड पॉस्चर। जैसा कि पॉस्चर के बारे में हम जानते हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है अब मुझे। फिर हम बात करते हैं हैकेल की। तो हैकेल जो है इन्होंने कुछ टर्म्स डिस्क्राइब किए थे, वो टर्म्स कौन से थे, इकोलॉजी और फाइलोजेनी और इकोलॉजी टर्म हम पढ़ते हैं, तो वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, हैकेल के द्वारा। फिर हम कैरीमुलिस की बात करें तो इन्होंने पीसीआर टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। और फिर बात करें हम लिन मार्गुलिस की, तो लिन मार्गुलिस ने ही एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी थी। अब ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो क्या था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लोगों का मानना था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पहले एक बैक्टीरिया के रूप में था, बैक्टीरिया के रूप में था। फिर क्या हुआ कि अर्ली फेज में क्या हुआ कि जो यूकैरियोट सेल्स आई, जो सेल आए, उसने क्या किया, इसको इनगल्फ कर लिया। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया जिसे सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। तो इससे ही बोला गया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोली गई। अगर हम बताएं तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी स्टेट दैट सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, अब यूकैरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स वर वंस प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। तो इन्होंने बताया कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी सेल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सेल्स होते हैं, वो कुछ टाइम पहले क्या थे, वो प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स थे। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, लिन मार्गुलिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो राइट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जोसेफ लिस्टर डिजाइन द सॉल्यूशन ऑफ डैश टू वुंड्स बाय मीन ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है फिनोलिक, ऑप्शन बी डिटॉल, ऑप्शन सी अल्कोहलिक, ऑप्शन डी एसिडिक। जैसा कि हम जानते हैं कि जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, एंटीसेप्टिक मेथड जिसमें कि वो इन्फेक्शन जो कॉज होता था बैक्टीरिया वगैरह के, वो किल करने में समर्थ था। और उसमें कौन से केमिकल यूज़ करते हैं, तो वो फिनोलिक केमिकल का यूज़ करते थे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द यूज़ ऑफ कॉटन फॉर फिल्ट्रेशन वाज फर्स्टली गिवन बाय। जो यूज़ कॉटन का होता है वो उसके फिल्ट्रेशन के लिए, मीडिया के फिल्ट्रेशन के लिए, वो कोच ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो रॉबर्ट कोच ने नहीं किया था, स्प्रांजनी ने भी नहीं किया था, एरिस्टोटल ने भी नहीं किया था। एंड ऑप्शन डी है, सॉरी ये सी हो गया, ये सी है, ये डी है। ऑप्शन नंबर डी, लुइस पॉस्चर। तो लुइस पॉस्चर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी और जर्म थ्योरी पे, तो उन्होंने ही बताया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जब कर रहे थे तो इन्होंने ही सबसे पहले कॉटन का यूज़ किया था, कॉटन प्लग का यूज़ किया था, और जो बाहरी कंटेमिनेशन है उसको रोकने के लिए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ बुक माइक्रोग्राफिया इज रिटन बाय। ऑप्शन नंबर ए है फ्रकास्टोरो, ऑप्शन बी एरिस्टोटले, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक। तो जो माइक्रोग्राफिया बुक है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। फ्रकास्टोरो का मैंने इससे पहले वाला जो सेट है उसमें उनके बारे में बताया है, फ्रकास्टोरो के बारे में, एरिस्टोटले के बारे में भी हमने बताया और ल्यूवेनहॉक का भी मैंने बताया है। तो रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने ही रिटन लिखी थी माइक्रोग्राफिया बुक पे। इन्होंने और ये माइक्रोग्राफिया बुक क्यों है इम्पॉर्टेंट, कभी कभी इसका क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी थी। तो जो माइक्रोग्राफिया बुक है इसमें क्या है, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने अपनी पूरी जो रिसर्च इन्होंने की है सेल पे की, जो भी इन्होंने रिसर्च की है उसके बारे में पूरा इसमें इन्होंने डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब किया है, बताया है। तो रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु फर्स्ट डिवाइड प्रोकैरियोट्स इनटू बैक्टीरिया एंड आर्किया। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा
कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को किसने डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि किसने सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को डिवाइड किया बैक्टीरिया और आर्किया में। तो इसमें ऑप्शन है अर्बर एंड स्मिथ, जैकब एंड मोनोड, कैरीमुलिस, वूस। तो जैसा कि हम जानते हैं अर्बर एंड स्मिथ ने एक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से हम जानते हैं। ये क्या था, ये कट करता था डीएनए मॉलिक्यूल को उसके साइड से जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकर होते थे। फिर जैकब एंड मोनोड के बारे में भी अभी हमने पढ़ा, कैरीमुलिस के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर डी, वूस। तो वूस क्या थे, इन्होंने ही 1990 में क्या किया था, डिवाइड किया था प्रोकैरियोट को आर्किया एंड बैक्टीरिया में। तो राइट आंसर हमारे क्या हुआ, वूस। राइट आंसर इज वूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हु प्रपोज्ड वन जीन एंड वन एंजाइम थ्योरी। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने प्रपोज करी थी। तो हमने अभी आगे पढ़ा वॉक्समैन के बारे में, वॉक्समैन ने क्या किया। फिर ऑप्शन बी है जैकब एंड वॉलमैन। तो जैकब एंड वॉलमैन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो जैकब एंड वॉलमैन ने इंटरप्टेड मैटिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने इसमें स्ट्रॉन्ग शेयरिंग फोर्स का यूज़ किया था, लगाया था इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की हेल्प से। फिर ऑप्शन नंबर सी है वॉन नील। वॉन नील जो है इन्होंने ही प्रूव किया था जो प्लांट है वो ऑक्सीजन देते हैं ऑन द रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फिर आते हैं बिडले एंड टैटम। तो बिडले एंड टैटम ने ही वन जीन वन एंजाइम थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी। अब ये वन जीन वन एंजाइम थ्योरी क्या है, तो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दैट ईच जीन डायरेक्टली प्रोड्यूसेस अ सिंगल एंजाइम विच कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट एन इंडिविजुअल स्टेप इन मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब कहने का है कि जो भी जीन होता है, जीन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है एंजाइम के द्वारा जो कि एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं किस प्रोसेस में, एक इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज में। तो राइट आंसर है हमारा डी बिडले एंड टैटम ने ही वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी। तो इसी के साथ हमारा ये सीरीज जो है एमसीक्यूज का हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज जो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यार अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये कहीं हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोस के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू।